improve phase of Six Sigma will start once you've finished your analyze phase. So the deliverables for improve phase of Six Sigma वो बहुत सिंपल है. एक काम आपको ये करना है कि जो फैक्टर्स आपके पास निकल के आए हैं उनको स्क्रीन करना है या प्रायोरिटाइज करना है, सो दैट वी फाइंड आउट कि ज़्यादा इम्पैक्टिंग फैक्टर कौन सा है, कम इम्पैक्टिंग फैक्टर कौन सा है. वंस यू आइडेंटिफाइड कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, देन वी विल सेट आउट टू बिल्ड द एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट फैक्टर. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, यहाँ तक हम साथ साथ है? So I had started a project, let's assume on handling time. I had started a project, let's assume on quality score या NPS. So analyze phase में कौन कौन से फैक्टर मेरे Y को इम्पैक्ट करते हैं वो मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा फाइनल कर लिया. Once I have finalized कि कौन से फैक्टर्स मेरे प्रोजेक्ट Y को इम्पैक्ट करते हैं, now my next work is कि जो फैक्टर्स निकल के आए हैं उनको प्रायोरिटाइज करूंगा और फिर उन फैक्टर्स को इम्प्रूव करने का सिस्टम तैयार करूंगा सो दैट मेरा वाई में इम्प्रूवमेंट हो जाए. वी सेड दैट प्रोसेस नॉलेज की वजह से हैंडलिंग टाइम हाई हो रहा है या प्रोसेस नॉलेज की वजह से मेरा क्वालिटी स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. नाउ टू बी एबल टू गेट बैक एंड इम्प्रूव माई क्वालिटी स्कोर मुझे प्रोसेस नॉलेज इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू बिल्ड एक्शन प्लान कि मैं प्रोसेस नॉलेज कैसे इम्प्रूव करूं. एक बार जब सारा एक्शन प्लान बन गया, वी विल सेट आउट टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान. एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट होने का मतलब है दैट मेरे एक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा जिसका रिजल्ट होगा कि मेरे वाई में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा. वंस माई वाई इम्प्रूव्स, आई विल कलेक्ट डेटा फॉर माई प्रोजेक्ट वाई and statistically check whether the goal statement has been achieved or not. So these are the 6 steps that you are looking at when you are doing improve phase of Six Sigma. Let's discuss them one by one. यहाँ Yes, तक हम sir. साथ साथ हैं. Do we understand the deliverables of the improve phase? So पहला step screening है या another word for it is prioritization. So मेरे पास अब जो factors निकल के आए हैं उनको मुझे स्क्रीन करना है या उनमें से मुझे प्रायोरिटाइज करना है. तो दो तरीके हो सकते हैं. एक तो मैथमेटिकल तरीका, दूसरा एट्रीब्यूट बेस्ड मेथड्स कैन बी यूज्ड. व्हेन आई एम सेइंग मैथमेटिकल, आई एम एसेंशियली सेइंग कि अगर आपको ध्यान हो जब आप अपना टेस्ट पढ़ रहे थे तो देयर वर सर्टेन फैक्टर्स लाइक आर स्क्वायर, आर वैल्यू, काई स्क्वायर वैल्यू, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज निकल के आए थे. आर स्क्वायर, आर वैल्यू जैसी चीजें हेल्प कर सकती हैं टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि मेरा फैक्टर का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है मेरे प्रोजेक्ट वाई पे. तो आर स्क्वायर के बेसिस पे मैं प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ. इफ यू सी योर स्क्रीन राइट नाउ, मैंने रैंडमली ऐसे 6 एक्सेस लिए हैं और अज्यूम करिए. सो अब ये 6 फैक्टर्स निकल के आए हैं, उनके आर स्क्वायर वैल्यूज भी हमारे पास हैं. सो डे ऑफ द वीक का 98%, लोकेशन 22%, टाइपिंग स्पीड 32%, एक्सपीरियंस 12, टेनोर 54 एंड टाइम ऑन सिस्टम 72%. ये क्लियरली बता रहा है कि मेरा डे ऑफ द वीक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरा टाइम ऑन सिस्टम है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरा टेनोर है, टाइपिंग स्पीड, लोकेशन और एक्सपीरियंस Yes, का sir. कम कंट्रीब्यूशन है. डू वी अंडरस्टैंड एवरीवन? सो आर स्क्वायर के बेसिस पे मैं प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ. सिमिलरली आर वैल्यू के बेसिस पे भी प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ और काई स्क्वायर वैल्यू के बेसिस पे भी प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ. Okay, sir. ठीक है. सो पहला काम था प्रायोरिटाइजेशन या स्क्रीनिंग, जिसमें से दो तरीके थे, एक मैथमेटिकल स्क्रीनिंग और दूसरी एट्रीब्यूट बेस्ड स्क्रीनिंग. Yes, chi मैथमेटिकल square स्क्रीनिंग and समझ में r आ गया? square. काई स्क्वायर, आर वैल्यू, ऐसी चीजों से वी कैन प्रायोरिटाइज. ठीक है. नेक्स्ट इज द एट्रीब्यूट्स बेस्ड स्क्रीनिंग. वी कुड यूज attributes like time, cost,
ability to control etc. to prioritize कि मेरा कौन सा actionable या कौन सा factor ज़्यादा आसान रहेगा improve करना। Yes, sir. VD ने अपने project में control impact matrix बनाया है। So एक तरीका to prioritize कि कौन सा factor ज़्यादा impact करेगा, कौन सा factor कम impact करेगा, could be to use something like control impact matrix. If you see here, अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, this is a very popular method of prioritization. इस टूल को हम कंट्रोल इम्पैक्ट मैट्रिक्स कहते हैं, जहां आप लिस्ट कर रहे हो कि कौन से फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में हैं, कौन से फैक्टर मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, किन फैक्टर्स का मेरे अनुसार लो इम्पैक्ट है, किन फैक्टर्स का मेरे अनुसार हाई इम्पैक्ट। Yes, sir. Yes, sir. कि मुझे लेट्स से क्वालिटी का मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, प्रोसेस नॉलेज High impact. होगा, हाई इम्पैक्ट होगा। Control में. और कंट्रोल में होगा Control में या होगा। नॉन कंट्रोलेबल होगा। सो मतलब इन कंट्रोल हाई इम्पैक्ट, तो मैं यहां से ये ए उठा रहा हूं, यहां लगा दे रहा हूं, हो गया। क्लाइंट साइड चेंजेस मेरे लिए आउट ऑफ कंट्रोल है और उसका बहुत हाई इम्पैक्ट होगा मेरे बिजनेस पे। Yes, sir. क्वालिटी का अगर बिल इशू भी आ सकते हैं। एवरीवन, अब मैं इन फैक्टर्स को उठा के अपने अनुसार जो मुझे लग रहा है कंट्रोलेबल है, जो नॉन कंट्रोलेबल है, मैं उसमें ABCD को पोस्ट कर दूंगा, बात खत्म। एजेंट का बिल इशू, Non-controllable. कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल। ओके, एजेंट का एक्सपीरियंस, ये तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। द काइंड ऑफ पीपल आई नीड। तो ऐसे फैक्टर्स लाइक कंट्रोल, आप इसी को कॉस्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स बना सकते हो, इसी को आप टाइम इम्पैक्ट मैट्रिक्स बना सकते हो, एसेट्रा। तो आप ऐसे फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टाइम, कॉस्ट, कंट्रोल, ईज ऑफ चेंज, कौन सी चीज आसान है बदलना आपकी कंपनी में, कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल है बदलना आपकी कंपनी में, एंड यू कैन क्रिएट अ ग्रिड अराउंड दैट। Yes, sir. एवरीवन, डू यू गाइस अंडरस्टैंड? कौन कौन से फैक्टर लें, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करें? What all factors do you think we could use? एक तो हमने कहा टाइम हो सकता है, एक हमने कहा कॉस्ट हो सकता है, एक हमने कहा कंट्रोलेबिलिटी हो सकती है, एक हम कह रहे थे ईज ऑफ चेंज। एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चलता है इंडस्ट्री में, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। व्हाट एल्स? तो फैक्टर, मेरे अलग अलग फैक्टर का नाम यहाँ लिखा मैंने। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फाइनली या तो मैं अलग अलग ऐसे फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज करूं, एक बार कंट्रोल करूं, एक बार कॉस्ट का करूं, एक बार टाइम का करूं, या एक ही मैट्रिक बना दूं जिसमें ये सारे के सारे कवर हो जाएं। ये ज़्यादा आसान रहेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीपल टाइम्स में एक ही बार में अगर फैक्टर्स बना लूं, सो लेट्स से समथिंग लाइक प्रोसेस नॉलेज। ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस नॉलेज को ठीक करने में या कम टाइम लगेगा? या मैं मॉडरेट टाइम कर देता हूँ, ना ज़्यादा ना कम। खर्चा कितना होगा? ज़्यादा खर्चा होगा, कम खर्चा होगा? ये हमारे लिए कंट्रोलेबल है या नॉन कंट्रोलेबल है? आसान है। आसान है करना या मुश्किल है करना?
या मैं मॉडरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल तो है बट बहुत मुश्किल नहीं है। रिसोर्स इसके लिए, ये काम करने हाँ के लिए है। जो रिसोर्सेज की मुझे जरूरत है वो रिसोर्सेज मेरे पास हैं या नहीं है? इस प्रोसेस नॉलेज इंप्रूव होने से पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस नो सर। मेट्रिक से, प्रोसेस नॉलेज की वजह से कोई हाँ मुझे होगा, फाइनेंशियल प्रोसेस नुकसान हो नॉलेज रहा अगर है? नहीं होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो फिर उसके बेसिस पे तो पेनल्टी आएगी, फेटल अगर ज्यादा आएंगे। या क्वालिटी स्कोर की वजह से पेनल्टी भी आ सकती है। मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियली मुझे नुकसान होगा। 972 अब कुछ नहीं किया मैंने, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 972 यहाँ तक हम साथ साथ हैं एवरीवन। ये सब अब अगला फैक्टर मैंने लिया एजेंट का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लोगों को हायर करने में टाइम लगेगा नहीं टाइम लगेगा? लगेगा। टाइम लगेगा। कॉस्ट भी बहुत हाई होगा। कितनी बार आपका मैनेजर बोलेगा जो लोग हैं उन्हीं से काम चलाओ, नहीं मिलेंगे और लोग। मुश्किल होगा ये चेंज लाना, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट नाराज हो जाएगा। सो यू आर एसेंशियली सेइंग कि मैं जितने भी लो कॉस्ट रिसोर्सेज हैं सबको हटाऊं और फ्रेश हाई कॉस्ट रिसोर्सेज हायर करूं। इट विल नॉट बी इजी टू गेट अप्रूवल फॉर सच अ थिंग। यस सर। एवरीवन, इसके लिए रिसोर्स अवेलेबल है? बोले हाँ, एचआर टीम है मेरे पास जो हायर कर सकती है। इम्पैक्ट पड़ेगा हाई एक्सपीरियंस लोगों को हायर करने से? बिल्कुल पड़ेगा। इससे फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व है? बोले हाँ, नेगेटिवली इन्वॉल्व है। मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 3 9। Do you understand what I'm doing? तो या तो आप अलग अलग करो प्रायोरिटाइजेशन, या एक बार में फैक्टर प्रायोरिटाइजेशन नंबर के लिए एक बार ये सारे फैक्टर्स लेकर के Yes, बना दो। क्लियर है एवरीवन? यहां पर एक इंडेक्स बना दो, 1 का क्या मतलब, 2 का क्या मतलब, 3 का क्या मतलब। तो आपके पास ये फैक्टर प्रायोरिटाइजेशन नंबर आ गया, जिससे आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा फैक्टर पे हमको काम करना है, किस पे ज्यादा ध्यान दूं, किस पे कम ध्यान दूं। तो एक तरीका था मैथमेटिकल स्क्रीनिंग, मतलब मैं आर स्क्वायर के बेसिस पे, आर वैल्यू के बेसिस पे, आई स्क्वायर के बेसिस पे, ऐसी चीजों के बेसिस पे प्रायोरिटाइज कर सकता हूं। दूसरा तरीका ये एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर सकता हूं। सो सर मैथमेटिकल में आर स्क्वायर लेट्स सपोज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, सेम थिंग फॉर बिकॉज आर स्क्वायर में लिखा हुआ था 68% जितना ज्यादा होगा उतना तक अच्छा का देखना होता है। 68% मीन्स 62 से 62% से ऊपर होना चाहिए। एंड सर काई स्क्वायर में 62% से ऊपर होना चाहिए। उसका काई क्रिटिकल वैल्यू अलग होता है, तो उसमें बस मोर इज मेरियर वाला लॉजिक लेके चलो, जो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। Once you've done this, once you have prioritized your factor, the obvious next step will be to build your action plan. एक ये भी तरीका देख लो, ISO का एक स्टैंडर्ड है ISO 13053। उन्होंने जो फैक्टर्स लिए हैं प्रायोरिटाइज करने के, वो कह रहे हैं कस्टमर इंपॉर्टेंस, expected cost of project, likelihood of success, expected contribution to profit, applicability to other areas। उसके बेसिस पे उन्होंने प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन नंबर निकाल दिया। ठीक है एवरीवन? इसमें से ये वाला हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी टू अदर एरियाज। ओके, तो हमने कर लिया ईज ऑफ चेंज।
हमने भी तो हमने उसको वर्डिंग उसकी चेंज के पर्सपेक्टिव से दी है, उन्होंने सक्सेस के पर्सपेक्टिव से दी है। एक ये मुझे दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसी चीज जो बाकी चीजों को भी इम्पैक्ट करेगी। सो आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन क्वालिटी, बट प्रोसेस नॉलेज इंप्रूव करने से सिर्फ मेरा क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं इंप्रूव होगा, बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। then I may want to Yes, use sir. that project. ठीक है everyone? अब अगला काम आपके पास है टू बिल्ड योर एक्शन प्लान। अब हर फैक्टर को इम्प्रूव करने का आपको जुगाड़ ढूंढना है, और मेरा एडवाइस बहुत सिंपल है। मुझे आपके प्रोजेक्ट में हर फैक्टर का 5 वाई चाहिए। 5 वाई सब लोगों को समझ में नहीं आता है? सर। एक बहुत पुराना मेथड जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जिसको 5 वाई या वाई बोलते हैं, तब तक कारण ढूंढते रहो जब तक तुम रूट पे नहीं पहुंच जाओ। So let me take out something. So let's say I started a project on handling time. तो हैंडलिंग टाइम का जब प्रोजेक्ट मैंने शुरू करा तो मैंने रूट कॉज निकाला, मतलब पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स निकाले अपने फैक्टर के। सो दीज वर माय पोटेंशियल कॉजेस। मुझे दिखा व्हाई इज द हैंडलिंग टाइम हाई? बिकॉज ऑफ हाई आफ्टर कॉल वर्क, हाई होल्ड टाइम, हाई अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर प्रोबिंग, हाई इशू रिजोल्यूशन टाइम, हाई समराइजेशन टाइम। टाइम इसलिए ज़्यादा लगा बिकॉज फॉलोअप की ज़रूरत थी, उस आदमी का टेनोर प्रोसेस में इम्पैक्ट कर रहा था, सिमिलर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इम्पैक्ट कर रहा है। टाइम इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि कंप्लेंट कॉल थी, लेगेसी सिस्टम है, एसेट्रा। ये मैंने फिशबोन बनाया था प्रोजेक्ट वाई का। अब जब मैं इम्प्रूव फेज में पहुंचा तो इस आफ्टर कॉल वर्क का भी मैंने सेम फिशबोन बनाया। आफ्टर कॉल वर्क क्यों हाई है? आफ्टर कॉल वर्क हाई इसलिए है क्योंकि केस कॉम्प्लिकेटेड है, कलर गलत चूज हो गया, या टाइपिंग स्पीड इम्पैक्ट कर रहा है मेरे आफ्टर कॉल वर्क के टाइम को, या जानबूझ के ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है, या लिखना बहुत ज़्यादा है इस वजह से मेरा आफ्टर कॉल वर्क का टाइम ज़्यादा है, या एस्केलेशन का केस है इसलिए मेरा आफ्टर कॉल वर्क का टाइम ज़्यादा है। एसओपी ही बोलता है कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, सिस्टम लेटेंसी की वजह से मेरा आफ्टर कॉल वर्क का टाइम ज़्यादा है, या फॉलोअप रिक्वायर्ड है इसलिए मेरा सिस्टम का टाइम ज़्यादा है, आफ्टर कॉल वर्क का टाइम ज़्यादा है। सो मैं अब इसका फर्दर रूट कॉज निकाला। अब इसके अंदर भी गया कि वो कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों है, क्योंकि तो आपको रूट कॉज निकालना है। तब तक वाई पूछते रहो जब तक आपके पास बिल्कुल जड़ पे प्रॉब्लम पे न पहुंच जाओ। Yes, sir. एवरीवन? फाइव वाई बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सक्सेस का, क्योंकि सिक्स सिग्मा का बेसिस इकोसिस्टम ही y इज इक्वल टू fx था। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे कौन से फैक्टर्स मेरे प्रोजेक्ट वाई को इम्पैक्ट करते हैं। सो लेट्स से ये जो ग्रीन में मार्क्ड हैं, दीज आर द वंस दैट आर इम्पैक्टिंग योर प्रोजेक्ट वाई मोर। ये ऑरेंज में जो मार्क्ड हैं ये थोड़ा कम कर रहे हैं, और जो ग्रे में मार्क्ड है वो उससे भी थोड़ा कम कर रहे हैं। Now these are the factors that impact your project वाई। अब मुझे फिक्स करना है, क्या फिक्स करना है? एक्शन प्लान बनाना है कि आफ्टर कॉल वर्क को कैसे घटाऊं, होल्ड टाइम को कैसे घटाऊं, स्क्रिप्ट ज़्यादा है उसको कैसे घटाऊं, सिस्टम की लेटेंसी कैसे इंप्रूव करूं, बहुत सारे स्क्रीन्स हैं उसकी वजह से टाइम लग रहा था उसको कैसे इंप्रूव करूं, एसेट्रा। तो वन वेरी सिंपल थिंग टू डू वुड बी टू जो मेरे फैक्टर्स प्रोजेक्ट वाई को इम्पैक्ट कर रहे हैं उनका मैं फर्दर फिशबोन बना लो। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन?
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस का एलिमेंट होगा किसी भी प्रोजेक्ट का। आप 5 के बिना भी कर सकते हो, लेकिन अगर 5 के साथ करोगे तो likelihood of success of your project will increase. That is the only Yes sir, 5 that से is the only clarity मिल solution I जाएगी। have. और फिर आप रूट कॉज फिक्स करोगे ना। अब सोचो आप आफ्टर कॉल वर्क फिक्स करना चाहते हो, लेकिन आपने आफ्टर कॉल वर्क का फिशबोन अगर नहीं बनाया तो आपको पता ही नहीं है कि किस कारण से केस मेरा आफ्टर कॉल वर्क ज्यादा हो रहा है। आफ्टर कॉल वर्क घटाने के लिए आप लोगों से बात करोगे, उनको रिवॉर्ड दोगे, उनको डराओगे, एक टारगेट फिक्स कर दोगे कि भैया आफ्टर कॉल वर्क का टाइम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बट पता चला कि आफ्टर कॉल वर्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंप्लेंट का बहुत केस आ रहा है। सो मे बी योर टारगेट अराउंड एस्केलेशन केसेस, फ्रॉड केसेस, उसमें हैंडलिंग टाइम ज्यादा होना ही चाहिए। दैट इज व्हाट हैज टू बी लुक्ड एट। अगर आप रूट कॉज निकालोगे फर्दर तो ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशनिंग होगा। दैट इज माय ओनली सबमिशन। Yes sir. Yes, sir. गॉट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. तो अगर एक्शन प्लान बिल्ड करने में मैंने 5 कर लिया और उसके बाद अब एक्शन प्लान बिल्ड करने लगो, कैसे सुधार करोगे? सो ये तो हो गया डिसाइड कि होल्ड टाइम की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है, क्वालिटी मेरी इसलिए खराब है कि प्रोसेस नॉलेज खराब है लोगों का। ठीक है साहब, तो प्रोसेस नॉलेज इंप्रूव कैसे करोगे? रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं सब लोगों का। एक बार सबका प्रोसेस नॉलेज का टेस्ट लेते हैं, फिर जिनका प्रोसेस नॉलेज खराब आ रहा है उनका रिफ्रेशर टेस्ट कराते हैं, उनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग करते हैं। लिखो अब रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए क्या करोगे। सो यू स्टार्ट बिल्डिंग एक्शन प्लान टू इंप्रूव योर प्रोजेक्ट वाइज। Yes sir. एवरीवन? Yes, sir. एक बार एक्शन प्लान बिल्ड हो गया, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट दैट एक्शन प्लान। जो एक्शन प्लान हमने बिल्ड करा उस एक्शन प्लान को अब हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ सुधार हुआ होगा एक्स में, जिसकी वजह से कुछ सुधार होगा मेरे वाई में। सो अगर प्रोसेस नॉलेज मैंने रिफ्रेशर ट्रेनिंग करा दी सब लोगों की, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने के बाद सबका प्रोसेस नॉलेज का टेस्ट लिया तो सुधार हुआ होगा, और जब इम्प्रूव्ड प्रोसेस नॉलेज के साथ लोग काम करने जाएंगे, आई एम होपिंग दैट क्वालिटी स्कोर विल इम्प्रूव। सो collect the new data for your project Y and compare it against the goal statement. Yes sir. Everyone? और statistically validate करिए whether your goal has been achieved or not. अगर आपका प्रोजेक्ट हैंडलिंग टाइम मीन इंप्रूव करने का था तो आपको 1 सैंपल टी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि मेरा मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल के टारगेट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका गोल मीडियन का था तो चेक करिए 1 सैंपल साइन टेस्ट करके whether you have been able to improve or not.